दस्तक वाजपेयी जी, फिर हम सब लोग। बोले हम सब में आप मुझे पहला मान सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि बाकी जो हम सब हैं उनमें आप मुझे पहला मान सकते हैं, लेकिन नेता अटल जी हैं। वैसे जब उत्तर प्रदेश में माधव बाबू से लेके तब तक की यात्रा में जब आपने कल्याण सिंह को नेता बनाया कि कल्याण सिंह नेता और बाकी फिर सब 5 लोग एक बराबर, राजनाथ, ओम प्रकाश सिंह और कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, तमाम लोग, केसरीनाथ त्रिपाठी तक, तब सफलता मिली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिकरण हो गया पार्टी का, या मुद्दों से भटक गई है, क्या हुआ, लेकिन फिर वो सफलता कभी दोहरा नहीं पाए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि जो एक मतदाताओं की या लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। बदलाव ये आया कि ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी हमारी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बहुत से लीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन हुआ क्या आफ्ताब जी कि देश में सिंगल लीडरशिप और सामने विजिबल लीडरशिप के बारे में बात होने लगी। अगर आप देखें तो जयललिता वहाँ पे लीडर थी, उन लोगों ने वोट कर दिया। ममता बनर्जी वहाँ पर अपने को विकल्प के रूप में करी, एक ही लीडर थी, उन्होंने उनको वोट कर दिया। इससे पहले मायावती जी को वोट कर दिया, या अन्य जगहों पर भी जहाँ पर लीडरशिप बिखरी हुई थी वहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा सत्ता में आ गई, आसाम जैसी जगहों पर। इसलिए यूपी में एक लोगों का ये था कि भाई कौन है लीडर जी, कौन है लीडर। एक लीडरशिप का क्लियरिटी नहीं थी, और लीडरशिप की क्लियरिटी ना होने का नतीजा था कि लोगों को विकल्प के रूप में हम नहीं देख पाए। तो हुजूर, मैं तो ये तो कह रहा हूँ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कौन है नेता, यही सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं लोग। नहीं, वो सवाल दिल्ली में वही सवाल है और लखनऊ में भी दिल्ली में वो समस्या नहीं आने वाली है, दिल्ली में तो हो जाएगा। लेकिन यूपी में जो आपने कहा, यूपी में ये एक ये इशू था कि लीडरशिप अगर हम एकदम क्लियरिटी करते तो हो सकता है कि हमको ज़्यादा उसका लाभ होता। आपको क्या लगता है उमा भारती का जो प्रोजेक्शन हुआ, अब तो पूरा प्रोजेक्शन भी नहीं हो पाया, जो हुआ वो बहुत देर से हुआ। नहीं, उमा जी का प्रोजेक्शन तो कभी हुआ नहीं कि वो लीड करेंगी। नहीं, पार्टी अध्यक्ष ने एक जनसभा में कहा, नहीं पार्टी लेकिन उनके ही समानांतर पार्टी के दूसरे नेताओं ने उसी दिन उसी मुहूर्त में अलग अलग ये बात कह दी कि नहीं, उमा जी नेता नहीं है, वो तो प्रचार के लिए आई। वही हुआ ना कि उमा जी के बारे में पार्टी अध्यक्ष जी ने कहा कि वो अच्छी लीडर हैं। कल्लाज जी के लिए भी कहा, सूर्य प्रताप शाही के लिए भी कहा, भी सभी लोगों के लिए कहा। वो तो कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ऑफिशियली किसी तरह का प्रोजेक्शन नहीं हुआ। जैसे एक प्रोजेक्शन करके कि भाई ये लीडर है हमारा, इसको हम फोकस करके लड़ रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप खाली इस पर ही देखें तो वो जो आपकी बात है उससे मैं सहमत हूँ। पिछली बार जैसे चुनाव में हम लोगों ने कल्याण सिंह जी को ऑफिशियली प्रोजेक्ट कर दिया था कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उसके बावजूद भी जो हमारा ताना बाना था उसकी थोड़ी कमज़ोरी रही हो या जो भी कारण हो, उसके बाद भी हमें सीटें हमारी 50 कम हो गई। हम 100 लगभग थे तो 50 हो गए थे। नहीं, तो अब उत्तर प्रदेश में क्या लगता है पार्टी को क्या करना ऐसा चाहिए कि वो फिर उन दिनों में पहुंचे जब 60 लोकसभा सीट जीत के आई थी? मैं मानता हूं कि लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अभी देखिए लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए हैं। अभी सब लोकल बॉडीज में तो आप हमेशा अच्छे रहे जनसंघ के समय से। नहीं, उसके बाद हम नहीं अच्छे रहे। देखिए बहुत बार हम बहुत कमज़ोर हुए। आज हम 10 सीटें 12 सीटों में से 10 जीते हैं जी। और ये उन प्लेसेस से जीते हैं जिन प्लेसेस में कि बीजेपी का विधानसभाओं में और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। उन सीटों में उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है। लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो लोकसभा के चुनाव में सामने नहीं होगी। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, लोग कुछ भी कहें, अभी भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यूपी में होने वाला है। और यूपी में ही नहीं बल्कि तमाम जगहों पे होगा। उसमें ठीक है, कांग्रेस किसको, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करती है या जिसको करे वो उनकी अपनी, बीजेपी भी किसी न किसी को प्रोजेक्ट करेगी अंतुगत्वा। अब वो उस समय तय होगा कि तो किसकी लॉटरी खुलेगी, वही वो तो तय करेगी, पार्टी तय करेगी किसको करना है। लेकिन मतलब 90% यही संभावना है कि हम प्रोजेक्ट करके ही खड़ा करेंगे। अगर हाँ ये कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी के सामने नहीं रखती और अंधेरे में तुक्का मारती है तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। डेफिनेटली हमें तो हमारी जो स्ट्रेटेजी, हाँ स्ट्रेटेजी तो वही होगी ना। वो सत्ता में है, वो एक अलायंस का नेतृत्व वो कर रहे हैं, एक अलायंस का हम कर रहे हैं।
और दोनों अलायंसेस को जो भी स्ट्रेटजी होगी, दोनों अलायंसेस की स्ट्रेटजी पर नज़र रखकर ही बनानी होगी और बनाएंगे भी लोग। नकवी साहब, एक सवाल पूरी भाजपा से, ये मैसेज लगातार जा रहा है कि नेतृत्व का जो इकबाल है वो कमज़ोर है। मैं इसके 4 उदाहरण देता हूँ। राजस्थान की नेता को कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, वो इस्तीफा नहीं देती, वहाँ दंगल शुरू हो जाता है। गुजरात में वो व्यक्ति भी मुख्यमंत्री रहता है और पूरी ठसक के साथ मुख्यमंत्री रहता है जो पार्टी अध्यक्ष के फ़ोन को रिसीव नहीं करता, नहीं मेरी इच्छा नहीं करने की तो नहीं करते। फिर जब पैचअप होता है तो बलि लेकर पैचअप, वो संदेश दूसरे राज्यों की ओर चले। कर्नाटक, अजीब नाटक। ये सारा परिदृश्य कहीं आपको ये नहीं बताता कि संघ की नैतिक सत्ता और भाजपा के नेतृत्व का इकबाल दोनों एक साथ कमजोर हो। देखिए, संघ का तो डे टू डे बीजेपी की पॉलिटिकल एक्टिविटी में, मैंने कहा पॉलिटिकल एक्टिविटी में कोई हस्तक्षेप होता नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम या तो अब अपना तरीका बदलें। अब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही पार्टी को चलाते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप किसी को जो है वो डंडा मार के बाहर नहीं कर सकते। उसके लिए आप नकवी साहब पहले के अधिनायकवादी थे। नहीं, जब वाजपेयी, अडवाणी, कुशल ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी का दौर था। वो आपकी बात सही ना, मॉरल अथॉरिटी बहुत बड़ी थी, वो आपकी बात सही है। वो मॉरल अथॉरिटी अभी क्या है, लगभग सारी लीडरशिप चाहे स्टेट की हो और चाहे सेंटर में हो, लगभग समकक्ष है जी। तो समकक्ष लीडरशिप का जब एक वो होता है तो कोई ये नहीं हो सकता कि आप ने मैसेज दे दिया कि अटल जी की ये इच्छा है, अब अटल जी से बात ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब जब एक इच्छा है उसका मैसेज दूसरे ने दिया जी। मान लीजिए सुंदर सिंह भंडारी जी ने दिया, कुशाभाऊ ठाकरे ने दिया कि भाई अटल जी की इच्छा है, अडवाणी जी की इच्छा है, इतने मैसेज पे हो जाता था। अभी क्या है, आपने मैसेज दिया, समकक्ष है, आप फ़ोन करेंगे, बात करेंगे कि साहब ये क्या आपका मैसेज है, क्यों मैसेज है। उसको लेकर के मीडिया का युग है, और मीडिया का युग है, उसको अगर मान लीजिए उस पर इफ़ एंड बट भी हुआ तो वो एक बड़ी न्यूज़ बनती। पहले भी होता होगा इफ़ बट, उसके कारण और अकारण पूछे जाते होंगे, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मीडिया का वो नहीं था कि मतलब 1-2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ बने और 1 मिनट में मीडिया की बात तो ठीक है नकवी साहब, लेकिन ये लोकतंत्र, मतलब इस बात को लोकतंत्र के आवरण में नहीं ढका जा सकता कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री 6 महीने तक उसके अपने अध्यक्ष से संपर्क में नहीं आए। मैं ऐसा नहीं मानता, ये थोड़ा सा कुछ प्रचार भी है। नहीं, प्रचार नहीं, मैं इसका उदाहरण दे दूं। नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में, जो प्रिंट में भी छपा और टेलीविजन पर भी आया, उसमें ये कहा कि 6 महीने तक मेरे मुख्यमंत्री मेरे संपर्क में नहीं आए। नहीं, अब उन्होंने मैंने देखा नहीं कि कब कहा क्या कहा, लेकिन कम्युनिकेशन रहता है। मान लीजिए वो बिजी हैं या ये बिजी हैं, नहीं हुई बातचीत तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। मुझे लगता है कि हर मुख्यमंत्री हर दिन जो है वो कोई प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज है, 3 महीने 4 महीने के बाद जो है वो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें सब जाते हैं। उसमें सब नहीं जाते ना, मुश्किल तो यही है। नहीं, सब जाए नहीं, वो भी कोई विब नहीं होता कि आपको सबको कंपलसरी आना है। आप फोन पर आते नहीं, कार्यकारिणी में जाते नहीं। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, मैं मानता हूँ ये इशू जो है कोई बहुत बड़ा नहीं है, और सारे लोग एकजुट होकर के पार्टी में काम कर रहे हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब अपने जवाबों में एक वकील की तरह पेश आते हैं। वो कुछ बातें इशारों में कहते हैं, फिर उनका खुलासा नहीं करते। चाहे 2014 में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का सवाल हो या उत्तर प्रदेश में नेता नंबर 1 का सवाल हो, दोनों पर मुख्तार अब्बास नकवी अभी सारे पत्ते खोलना नहीं चाहते। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल जवाब के साथ। धन्यवाद। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आँख मिचौली, बहुत हुई है ये आँख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की
राम के पुत्र, लव की राजधानी, गूंजती है जहां तथागत और बुद्ध की कहानी। वहां जिंदगी क्यों बन गई परेशानी, सिसकती श्रावस्ती, देखिए जागो रे, रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर के आधे हिस्से में भयंकर दर्द, आंखों में रोशनी की कमी होना, दर्द के साथ उल्टी होना, थकावट और चेहरे पर फीकापन, ये लक्षण हो सकते हैं खतरनाक। सावधान हो जाइए, आप हो सकते हैं माइग्रेन के शिकार। जानिए हमारे एक्सपर्ट की राय। देखिए आरोग्यम, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है। रक्षाबंधन का त्योहार बनाए स्पेशल, घर ले आए रंग बिरंगी राखियाँ। सीखिए राखी की थाली बनाना, मीठे में बनाए कुछ खास। देखिए सहेली के साथ राखी स्पेशल, रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप, मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। शुरू करेंगे समाचार फटाफट। माया की मूर्ति तोड़ने के आरोपी अमित जानी ने नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लखनऊ के सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए अमित जानी ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य उसे जान से मारने की धमकी दिलवा रहे हैं। लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़ने के मामले में मुख्य आरोपी अमित जानी को आज पुलिस ने सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले आरोपियों को मेडिकल चेकअप के लिए भी भेजा गया। अमित जानी को एसटीएफ ने शुक्रवार रात गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। जानी के अलावा उसके 2 और साथियों को भी शुक्रवार को ही गिरफ्तार किया गया। पेशी पर आए अमित जानी ने समाजवादी पार्टी से किसी तरह का रिश्ता होने से इनकार किया। साथ ही ये भी कहा कि उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नई मूर्ति लगवाने पर का काम पूरा हो चुका है। पार्क के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मायावती अपनी नई मूर्ति को देखते ही जल्द ही अंबेडकर पार्क आएंगी और मूर्ति तोड़े जाने से लेकर नई मूर्ति लगाने तक मायावती लगातार प्रशासन के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि नई मूर्ति लगाए जाने तक मायावती ने खुद फोन पर नई मूर्ति की जानकारी भी ली है। हमीरपुर के एक स्कूल में टीचर की पिटाई से शर्मिंदा 10वीं के एक छात्र ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल हमीरपुर के महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ने वाला अभिमन्यु स्कूल में गलती से अपने साथ मोबाइल फोन ले गया था। स्कूल में छात्रों के लिए फोन रखने पर पाबंदी है, इसीलिए छात्र ने भूल की जानकारी शिक्षक को दी, लेकिन शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। सभी छात्रों के सामने हुई पिटाई से शर्मिंदा होकर अभिमन्यु ने फिनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से असर दिखा है। पीलीभीत में रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद पीलीभीत के एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही दरोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पीलीभीत में तैनात एक दरोगा ने वर्दी का रौब दिखाते हुए एक रिक्शे वाले की पिटाई कर दी थी। इस रिक्शे वाले का दोष सिर्फ इतना था कि वो पुलिस वाले से अपनी मजदूरी का पैसा मांग रहा था। जिस समय वर्दी वाला अपनी वर्दी का खौफ दिखा रहा था, उस समय आसपास के लोग दर्शक बने इस पूरे तमाशे को देखते रहे। मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई, लेकिन जब इनसे इस मामले में पूछा गया तो इन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सहारनपुर में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मामला थाना कुतुबेश्वर के गांव रूपड़ी गुज्जर का है, जहां पर प्रेमी युगल ने सुबह निकल रही ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। दोनों प्रेमी आपस में रिश्तेदार थे और माता पिता की नहीं मानने पर दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना भी जरूरी नहीं समझा और आनन फानन में शवों को दफना दिया। बरेली में आज प्रशासन ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी, जिसके बाद तो पूरा शहर सड़कों पर आ गया। हर तरफ भीड़ भीड़, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर जेल में कैद था और कई दिनों की कैद के बाद उसे आजादी मिली हो। आज प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देते हुए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक समय लोगों को दिया और इस ढील में जिसको जो कुछ भी लेना था उसे लिया गया।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने छात्रों की पिटाई कर डाली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ छात्रों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब यूनिवर्सिटी कैंपस में सरेआम गुंडागर्दी की गई हो। इससे पहले भी मारपीट की घटना यूनिवर्सिटी कैंपस में होती रही।